इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले मैरिज को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। आपने वो सुना भी होगा। आपने सुना होगा कि जो पहले लड़कियों की एज जो हुआ करती थी वो 18 ईयर्स होती थी फॉर द गर्ल्स, है ना। ये हम बात कर रहे हैं शादी की उम्र की, है ना। अभी आपकी नहीं हुई है पर फिर भी हम लोग बात कुछ यहीं से शुरू कर रहे हैं। सो 18 ईयर्स पहले लड़कियों की उम्र शादी के लिए हुआ करती थी। मतलब ये माना जाता था कि इस उम्र तक लड़कियां जो है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, ऐसा माना जाता था, है ना। उससे भी अगर पहले की बात करें तो पहले तो करीबन 12 से 13 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, है ना। मतलब वो ये मानते थे कि उसी उम्र में मैच्योर वो हो जाती थी। लेकिन फिर लोगों को समझ आया, क्या समझ आया कि कम उम्र में शादी करने के कारण क्या होता है कि गर्ल्स जो है या फीमेल्स जो है इनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्योंकि उस समय पे इस समय पे जो जो भी लेडी जो होगी या जो भी फीमेल जो होगी उसमें समस्या क्या रहेगी। समस्या ये रहेगी, क्या समस्या जो रहेगी वो ये कि उसका उस लेडी या फिर कहें कि जो फीमेल है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरी तरह से भी स्ट्रांग नहीं होगा। क्योंकि किसी भी बेबी को बर्थ देने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ज़रूरत है, और ना केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, बट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुड बी रेडी, शुड बी मैच्योर, शुड बी वेल डेवलप्ड, है ना। और जो लेडी है, जो फीमेल है, वो पूरी तरह से अगर मैच्योर होगी सो शी विल बी एबल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द बेबी, है ना। ये हम मान सकते हैं कि अगर माता ही बीमार है तो बच्चों को क्या अच्छे से डेवलप अपने अंदर, अपने वुम, अपने गर्भ के अंदर क्या कर पाएगी। इट विल नॉट बी पॉसिबल। इसीलिए देखिए बाद में इस उम्र को फिक्स किया गया कि 18, भैया अगर 18 के नीचे अगर किसी ने शादी करी है तो उसको लॉकअप में जाना पड़ेगा। अगर लड़की नाबालिग है या फिर वो मैच्योर नहीं है पूरी तरह से तब उसकी शादी नहीं की जाती है ना। ये हमको अभी तक पता है। लेकिन अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए भी एक फैसला लिया और 25 दिसंबर 2021 को ये फैसला आया भी। इस फैसले में आया ये कि अब ये उम्र को बढ़ाकर ये जो उम्र जो कर दी जाएगी वो हो जाएगी 21 साल फॉर द गर्ल्स, और लड़कों के लिए भी यही है कि 21 से 22 जो है वो बॉयज़ या फिर मेल के लिए भी शादी की उम्र हम बोल सकते हैं, है ना। मतलब अब लड़कियों की उम्र जो है वो बढ़ा दी गई है। देखिए ये जो बदलाव जो यहाँ पे आ रहे हैं ये फीमेल्स में हमको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये कि जब कम उम्र में शादी हो जाती थी और बेबीज होते थे तो वो बेबी पूरी तरह से डेवलप होते थे या नहीं होते थे, वो बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद में जो मदर जो है कई बार उसकी भी बच्चे को बर्थ देते समय डेथ हो जाती थी। ऐसा हमको बहुत बार देखने को मिला, है ना। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी, पुरानी मूवीज़ में पुराने सीन्स जो आपने देखे होंगे उसमें भी वो बच्चे को जन्म देते समय उसकी माँ नहीं रही। ऐसी आपने बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी होगी। तो उस समय ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए इसको बढ़ाया गया, थोड़ा बढ़ाया गया इसमें, और इसमें इसको कर दिया गया कि भैया 5 साल और बढ़ा के आप लोग शादी कीजिए। तो 18 जो है वो इसके लिए फिक्स हो गया। लेकिन 18 फिक्स हुआ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर भी जो हम बोल सकते हैं कि जो महिलाओं में डेथ रेट जो था वो अभी भी पूरी तरह से नहीं हमको कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसकी उम्र उन्होंने 21 साल कर दी। 21 साल इसलिए भी करी क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलीजियस, बहुत सारे पॉलिटिकल और भी बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे थे। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इस समय तक, इस उम्र तक लड़का और लड़की विल बी प्रॉपरली मैच्योर। वो पूरी तरह से उनकी जो बात की जाती है उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, वो यहाँ पर पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसमें काफ़ी सही हद तक हमको सुधार देखने को मिलता है।
और यही हमारा टॉपिक है। हम लोग इसी के बारे में आपके इस क्लास 12th में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी होना चाहिए, क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें कि गवर्नमेंट ने ये सारे चेंजेस जो किए हैं वो क्यों किए, क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं और ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती कैसे हैं। तो इसी चैप्टर को शुरू करते हुए बच्चों इंट्रोडक्शन यहाँ पे चैप्टर का लेते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इज गोइंग टू यू कैन से इट विल बी द अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को एक सजेशन भी देता रहता है ना, और ये भी बताता रहता है कि कहाँ पर किस तरह की बीमारी ज़्यादा फैलेगी। जैसे अभी कुछ समय पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड पेंडेमिक में भारत को बहुत सारी चेतावनी जो है वो दी थी। व्हाट काइंड ऑफ चेतावनी दे वर गिविंग? हाँ, तो ये जो चेतावनी थी, ये जो थ्रेटन उन्होंने जो किया था वो ये कि भारत में तीसरी और चौथी लहर जो है वो सबसे घातक सिद्ध होने वाली है। ऐसा हम लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल्स पे भी देखा था, है ना। इसके पीछे उन्होंने कारण क्या बताया कि भारत में लोगों को माइक्रोब्स के बारे में दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, है ना, ये उन्होंने रीज़न बताया था। लेकिन ये केवल भारत के बारे में नहीं बात करता है, इट विल टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड। इसीलिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात है। और ये हेल्थ मतलब ये सारे देशों में ये इनकी एक ब्रांच होती है और ये पूरे उस देश के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल हैं, व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ दे हैव, ये उसके बारे में रिसर्च करते हैं। इनके बहुत सारे सर्वे जो हैं, इनसे बहुत सारे एनजीओ जो है वो कनेक्टेड होता है और भी छोटी छोटी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके साथ में कनेक्टेड होती है एंड दे विल वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस WHO। और जब ये WHO काम करता है तो ये पता करता है बहुत सारी चीज़ों को कि बर्थ देते समय कितनी महिलाओं की डेथ हुई, है ना, कितने लोग एक नॉर्मल डेथ उनको मिली, है ना, कितने लोगों का बर्थ सही समय पे हुआ, कितने लोगों की शादी सही समय पे हुई और कितने लोगों को बच्चे सही समय पे हुए। ये सारी चीज़ों का मेंटेनेंस या फिर कहें कि एक डेटा जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ में या फिर अपने अपने पास में इकट्ठा करके रखने की कोशिश करता है और उस देश को मदद भी करता है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब कि अगर कोई पूरी तरह से स्वस्थ होगा, है ना, पूरी तरह से स्वस्थ कब होगा? देखिए उसके पीछे पहली चीज फिजिकली फिट। फिजिकली मतलब कि वो आराम से दौड़ सकता है, वो ठीक से वॉक कर सकता है ना, वो चल पा रहा है, वो दौड़ पा रहा है ना, और वो बाकी के भी काम बहुत आराम से वो कर पा रहा है। जैसे और क्या काम हो सकते हैं फिजिकल में, कुछ भी मान लीजिए अगर आप किसी भी तरह का खेल खेल रहे हैं, है ना, तो अगर आप ये सारी चीज़ें आराम से कर पा रहे हैं, आप अपना वर्क जो है वो काफ़ी पोटेंशियल के साथ में, जैसे आप लोग अपनी स्टडी जो है वो आराम से कर पाते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि आप फिजिकली फिट हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा जो है वो है यहाँ पे इमोशनल। इमोशनल देखिए कुछ लोग क्रिमिनल्स कहलाते हैं, कुछ लोग क्रिमिनल्स क्यों कहलाते हैं? ये क्रिमिनल्स इसीलिए कहलाए क्योंकि दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स। उनके कुछ थॉट्स जो है वो यहाँ पूरी तरह से अलग होते हैं। किसी को किल कर दिया, दे विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स, दे विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट टू दैट काइंड ऑफ पर्सन, है ना। उस पर्सन से इनको किसी भी तरह का कोई भी अटैचमेंट नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको किल किया और दे बिकेम क्रिमिनल। तो मतलब इमोशनली फिट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, दे शुड बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कि वो रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को समझे, रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंस को वो यहाँ पे समझे। अगर वो रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंस को समझते हैं मतलब वो इमोशनली फिट है ना, सही समय पे सही डिसीजन दे आर एबल टू टेक, मतलब दे आर इमोशनली फिट, है ना, ये हम बोल सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है बिहेवियर। तो बिहेवियर की बात कैसे? तो बिहेवियर में देखिए कि आप
किसी से बात कर रहे हैं एंड यू विल बी पोलाइट टू दैट पर्सन, हाँ, आप उसको समझने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसकी बातों को और अपनी बातों को भी समझा रहे हैं, है ना, आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को, आप कम्युनिकेट काफी अच्छे से करते हैं, तो आप बिहेवियर में भी बिल्कुल फिट है ना। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे हुए, क्या क्या, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, और चौथा जो पॉइंट है वो है सोशल। सोशल मीन्स यू विल एंजॉय, यू विल ज्वाइन सम अदर काइंड ऑफ ग्रुप, है ना, आप लोगों के साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, घूमने जाते हैं, एंड यू विल हैव फ्रेंड्स ऑल्सो, आपके पास में बहुत सारे दोस्त होंगे, आप उनके साथ में किसी तरह की ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना, आप उनके साथ में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर सोशली फिट ऑल्सो, है ना। तो ये 4 मेन पॉइंट्स है बच्चों, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर और सोशल। इफ दीज 4 पॉइंट्स आर देयर, मतलब कि आप पूरी तरह से फिट है, आप हेल्दी हैं, है ना। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कहाँ से हुई, रिप्रोडक्टिव की बात की, अगर ये सारी चीजें हैं सो यू विल बी एबल टू गिव बर्थ टू अ बेबी, है ना। और फॉर दैट टू गिव बर्थ टू अ बेबी बोथ द जेंडर्स विल बी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मेल और फीमेल ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो होते हैं, है ना। इसमें देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसमें जो प्रॉब्लम्स हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स द कैपेबिलिटी टू गिव बर्थ टू अ बेबी, है ना, क्योंकि अगर कोई कैपेबल नहीं है, कैपेबल इनफ टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ, तो देखिए अगर ये कैपेबिलिटी क्यों नहीं रह पाती, जैसे अगर मेल्स के केस में स्पर्म काउंट कम हो, क्योंकि वहां पे सीमन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, गैमेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फीमेल्स में वहां भी ओवा, ओवम और हम बोल सकते हैं एग, ये गैमेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। अगर ये गैमेट सही अमाउंट, सही हेल्थ के साथ में प्रोड्यूस होता है, सो डेफिनेटली बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू फर्टिलाइज, है ना, दोनों जो है वो फर्टिलाइज यहाँ पे होंगे एंड फाइनली अ बेबी विल टेक बर्थ। अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ बेबी विल बी देयर, बॉय और गर्ल, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो अगर गैमेट ठीक तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो इट मीन्स बोथ ऑफ देम विल बी मे बिकम मदर और फादर। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला देश है भारत जिसने फैमिली प्लानिंग की बात की। पूरी दुनिया में सबसे पहली बात करने वाला, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करने वाला देश जो है वो इंडिया है। इसके अलावा ऐसा कोई भी देश नहीं था। ये कब इन्होंने बात की इसके बारे में, फैमिली प्लानिंग की, तो इन्होंने बात की थी 1951 में। उस समय पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे और सबसे बड़ी बात हम लोगों को फैमिली प्लानिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है, फैमिली प्लान करने की ज़रूरत है। तो फैमिली प्लानिंग के लिए अब भारत में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने नेशनल लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पे चलाए ताकि लोगों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारा जा सके, जो पॉपुलेशन जो लगातार बढ़ रही है उसको भी कंट्रोल किया जा सके, एंड द पीपल्स विल बी एबल टू विल बी एबल टू फाइंड दैट व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड एंड टू गिव बर्थ टू अ बेबी ऑल्सो। तो फैमिली प्लानिंग की बात यहाँ पे 1951 में जो है वो शुरू हुई, और इसके साथ में यहाँ पे केवल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात नहीं करी है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ में इन्होंने RCH मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, CH मतलब चाइल्ड हेल्थ केयर जो है, ये प्रोग्राम भी इन्होंने चलाया। देखिए हमको ये पता है कि किसी भी देश का फ्यूचर जो है वहाँ के यंग लोगों के ऊपर या फिर कहीं यंगस्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अगर बच्चे फिट होंगे सो डेफिनेटली द फ्यूचर विल बी ब्राइट, है ना। तो वही उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस
प्रोग्राम को यहाँ पे कवर किया, उन्होंने सपोर्ट किया और इसी के साथ में इन्होंने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को एक नाम यहाँ पे दिया है। और उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात कि 1951 में इन्होंने इस चीज़ को शुरू कर दिया है। तो ये टास्क क्या थे, अगर RCH इन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ केयर की बात करी है तो इसका मोटो क्या था, इसके पीछे कारण क्या था कि इन्होंने ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की। देखिए, बच्चों को या फिर बड़ों को उनके ऑर्गन्स, उनके हेल्थ और उनकी बॉडी के बारे में अगर जानकारी होती है सो दे विल बी एबल टू मेंटेन देयर हेल्थ, है ना। और वही चीज़ यहाँ पर, ताकि लोग अवेयर हो सके, किस बारे में अवेयर हो सके, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर अवेयर हो सके, वॉट एवर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच दे आर टेकिंग, नो। तो न्यूट्रिएंट्स को भी इन्होंने प्राथमिकता यहाँ पे दी है, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्थ ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट पे भी यहाँ पे फोकस किया है। तो सबसे पहला था कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों में ये जागरूकता जो है वो यहाँ पे लेकर आए कि किस तरह से हम हमारी हेल्थ को मेंटेन यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने रिप्रोडक्टिव जो, या फिर कहें कि जो सोसाइटी जो है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की यहाँ पे बात करी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करने से क्या सेंस है, क्योंकि देखिए उस समय पे ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू द बेबी, जब भी वो बेबीज को, जो भी लेडीज जो होती थी, जो भी फीमेल जो होती थी, वो बेबीज को जब बर्थ देती थी उस समय पे उनमें से बहुत सारी लेडीज जो हैं वो अपनी लाइफ तक खो बैठती थी। हाँ, उनकी डेथ वहाँ पे हो जाती थी। इसीलिए ये ज़रूरी था कि लोगों को अवेयर किया जाए और इसीलिए उन्होंने 13 की एज को बढ़ाकर 18 पहले की, है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्टेप्स जो आई कि अवेयर कर रहे हैं आप, लेकिन कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो अवेयरनेस के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑडियो, बहुत सारे वीडियो की हेल्प यहाँ पे ली गई। उस समय पे देखिए, उस समय पे रेडियो जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, लोग रेडियो को ज़्यादा सुनते थे। इसीलिए सबसे पहले हेल्प ली गई ऑडियो, और उसके बाद में जो टेलीविज़न जो है वो लोगों को अवेलेबल होने लगा। तो उसके बाद में टीवी की मदद, और फिर उससे पहले रेडियो, फिर टीवी की मदद यहाँ पे ली गई। जिसमें क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ कि साथ ही साथ उन्होंने न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया। बहुत सारे पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स, कटआउट, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पे हुआ। तो इस तरह से ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को अवेयर किया गया दैट हाउ दे विल बी एबल टू मेंटेन अपनी हेल्थ के बारे में, अपने ऑर्गन्स के बारे में, सारी चीज़ों की जानकारी उन लोगों को यहाँ पे दी गई। फिर अब बच्चों को भी अवेयर करना था, तो इसमें सबसे पहला रोल उनके पेरेंट्स का होता है। अगर पेरेंट्स समझदार हैं, दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द बेबी, और उसको एक अच्छी शिक्षा भी वो देंगे ताकि उसका आने वाला फ्यूचर और पूरे नेशन का फ्यूचर वहाँ पे सेफ हो सके। तो पेरेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। उसके बाद में उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको भी इस लूप में लिया गया। किसके लिए? इस डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद में स्कूल के टीचर्स जो थे, है ना, क्योंकि पेरेंट्स के बाद में रिलेटिव्स के साथ में जो, या फिर कहें कि जो उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो समय बच्चा जो बिताता है वो अपने टीचर्स के साथ में बिताता है। तो स्कूल में भी बच्चों के लिए यहाँ पर सेक्स एजुकेशन यहाँ पर शुरू किया गया ताकि बच्चे इस चीज़ को समझ सके कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ बॉय और गर्ल, है ना। ये चीज़ उनको वहाँ पे समझ आए। ये सारी चीज़ें समझाने के लिए टीचर्स को, क्लोज रिलेटिव्स और पेरेंट्स को उस लूप में लिया गया और इस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया गया। साथ ही साथ इसमें फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि यही लोग जो है वो यहाँ पर इस सारी इंफॉर्मेशन को आगे पहुँचाने के लिए और बच्चों की या फिर बोले बिहेवियर डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, यही सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं,
है ना। तो ये स्टेप्स यहाँ पे थी। इसके बाद में स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया। सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराने के पीछे कारण क्या था? द स्टूडेंट शुड नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को समझ सके। उसमें समझने की जरूरत क्या है? समझने की जरूरत ये है दैट whenever some kind of changes will be there, like for example during the age of 13 to 14, है ना, फीमेल्स में हम लोगों को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां पे शुरू हो जाती है। और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे शुरू होगी तो बहुत ही बड़ा टेंशन का विषय ये बन जाता है। एक हल्ला सा, या बच्चे को बहुत टेंशन हो जाता है दैट दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर कमिंग इन माई बॉडी। इसी के साथ पे ना केवल यहाँ पे फीमेल्स की बात, बल्कि मेल्स में भी हमको ऐसा बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है। इसी एज को हम लोगों ने एडोलेसेंस एज बोला। और एडोलेसेंस एज में क्या हुआ है? यहाँ पर हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हुए हैं। तो जब ये सारे हार्मोन्स अगर इतने सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, इतना सारा चेंज वहां पे आ रहा है, तो ये चेंज आने के कारण क्या है? ये मेंटल एबिलिटी पे भी असर डालता है ना। मेंटल एबिलिटी पे आपके इस हार्मोन ने जब असर डाला तो घर के लोग पराए और पराए लोग अपने लगने लगते हैं। ये बच्चों के साथ में ऐसा होता है, और मोस्टली एडोलेसेंस एज में। एडोलेसेंस एज में मतलब जो जिन बच्चों को उनके माँ बाप ने अपने स्कूल तक पहुँचाया, उनको सही शिक्षा दी, बड़ा किया, अब वही लोग उनको, बच्चे को पसंद नहीं आते, उनको उनके दोस्त या फिर कुछ दिन पहले कुछ जो लोग उनको मिले हैं उन्हीं के साथ में उनको फ्यूचर दिखाई देने लगता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है इट विल बी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स ओनली, है ना। तो इसीलिए स्कूल में ये सेक्स एजुकेशन यहाँ पे शुरू किया ताकि बच्चे सारी चीज़ों को समझ सके। उसमें ये समझाया गया कि व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर देयर, एडोलेसेंस एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना। ये रिलेटेड चेंज क्या है, लाइक हाउ दिस boy and a girl will be are different from each other, why both of them are having a different kind of reproductive organ, why their body, their organs are different, what kind of hormones are responsible to for the change which will appear in their body। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाने के लिए, और उससे भी बड़ी बात कि उनकी बॉडी में हाइजेनिक कंडीशन, मतलब हेल्थ और हाइजीन पे यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। अगर बच्चा हाइजीन को ध्यान देता है सो दे विल गेट टू नो अबाउट द माइक्रोब्स, दे विल गेट टू नो अबाउट पैथोजेंस, है ना। और पैथोजेंस और माइक्रोब्स के बारे में जब अगर बच्चा समझ गया है तो उसको ये समझाने की ज़रूरत नहीं होती है कि नहाना किस तरह से है और अपनी बॉडी को क्लीन किस तरह से रखना है। ये भी आपके इसी सेक्स एजुकेशन में एक पार्ट था। वैसे ही उसके बाद में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, या फिर जिसको हम लोग शॉर्ट में एसटीडीज़ यहाँ पे बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी, क्योंकि बच्चों को दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ डिसीजेस, बिकॉज दे डोंट इवन नो दिस थिंग दैट व्हाट विल हैपन इफ दे विल गेट मैच्योर, हाउ दीज बेबीज विल टेक बर्थ। उनको ये चीज़ समझ नहीं होती है, इसीलिए छोटी क्लासेस में और स्कूल लेवल पे उनको एसटीडी की जानकारी यहाँ पे दी, दैट हाउ दे कैन बी save themselves from these kind of STD, जैसे कि एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हम जिसको बोल सकते हैं, कि वो कैसे उससे बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अवेयरनेस की कुछ स्टेप्स थी, है ना। इस सारी स्टेप्स की मदद से, इस सारे अवेयरनेस प्रोग्राम की मदद से उन्होंने ये डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे करवाया बच्चों का, और ये इसके पीछे सारा क्रेडिट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। इसके बाद में देखो उन्होंने बच्चों को ये भी एजुकेट किया दैट व्हाट इज़ द राइट एज टू गिव बर्थ टू अ बेबी। तो सही एज के लिए जो मैंने आपको अभी बताया था, फिर 25 दिसंबर 2021 में जो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक और नया चेंज अपने लॉज में किया था कि 18 से बढ़कर अब फीमेल्स की शादी की एज जो है दैट विल बी 21 ईयर्स, है ना। मेल्स के लिए भी वही है। तो बर्थ किस तरह से देना है,
क्या केयर होती है किसी प्रेग्नेंट लेडी की, क्योंकि देखिए यहाँ पर इट विल बी अ काइंड ऑफ फैक्ट्री, यू नो. फैक्ट्री मीन्स वेयर द बेबी इज गोइंग टू डेवलप इनसाइड द यूट्रस. यहाँ पे फैक्ट्री नहीं बोलना चाहिए मुझे, आई शुड से कि उस वूम के अंदर द बेबी विच इज टेकिंग प्लेस is taking birth over there, वहाँ पर उसका जब डेवलपमेंट होता है तो उसका डेवलपमेंट पूरी तरह से उसकी मदर के ऊपर डिपेंड होता है. वो जो भी खाती है दैट विल बी सप्लाइड टू द बेबी, और वो सारा टेस्ट उस बेबी तक, उस वूम तक पहुँच जाता है. ऑल द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओनली. अब देखिए अगर आप पुराने चैप्टर्स को यहाँ पे कनेक्ट करें तो आप अपने किडनी की इम्पॉर्टेंस को यहाँ पे जानेंगे कि अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसके बेबी, उसका जो बेबी है वो वहाँ पे वूम में डेवलप हो रहा है, तो उसकी किडनी, उस मदर की किडनी जो है वो क्या काम करेगी, क्योंकि द बेबी इज कनेक्टेड विद द वूम. ये वूम से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? अम्बिलिकल कॉर्ड से. ये वही HDMI केबल है जिससे बच्चे अपनी मदर से कनेक्टेड होता है. अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है, इसी से फूड सप्लाई मदर उस बेबी को करती है, और उस बेबी से जो वेस्ट है वो भी इसी के थ्रू आता है. और ये वेस्ट आया कहाँ पर? उसी मदर की बॉडी में. नाउ शी विल हैव टू फिल्टर द ब्लड अगेन. इसीलिए इस समय पे उस किडनी पे, मदर किडनी पे थोड़ा सा प्रेशर या फिर कहें लोड जो है वो बढ़ जाता है. तो क्या ज़रूरत होती है? देखिए डॉक्टर जो है वो इस समय पे फॉलिक एसिड जो है वो प्रिस्क्राइब करता है उस मदर के लिए. साथ ही साथ यहाँ पे सही समय पे सही टेस्ट, जैसे थायराइड, सही समय पे सोनोग्राफी, because they will have to find that the heartbeat of that baby is fine or not, that they will have to understand. तो वो यहाँ पर ध्यान रखने के लिए पेरेंटल केयर किस तरह से वहाँ पे देना है, माँ और बच्चे दोनों की केयर उस फैमिली को कैसे करना है. जब बेबी का बर्थ हो जाएगा सो मदर विल हैव टू फीड द बेबी, है ना, क्योंकि उस मिल्क से, देखिए अब सबसे पहली बात कि वहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन हुआ तो मिल्क आया, सबसे पहली बार जो मिल्क आया वो था येलो कलर का. कुछ लोग इसको पुराने समय में ठीक नहीं समझते थे तो इसको वो डिस्कार्ड कर देते थे. ये जो येलो मिल्क है दिस इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम. क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है कोलेस्ट्रम. सो कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क. दिस काइंड ऑफ मिल्क कंटेन ऑल द काइंड ऑफ इम्यूनिटी, और या फिर कहें कि यहाँ पर बहुत सारी एंटीबॉडीज इस मिल्क में प्रेजेंट होती है जो मदर अपनी बॉडी से उस बेबी को ट्रांसफर करती है. ये क्यों ट्रांसफर कर रही हैं? क्योंकि बेबी का जो इम्यून सिस्टम है वो अभी पूरी तरह से वीक है. दैट बेबी वोंट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस. वो पैथोजन से फाइट नहीं कर पाएगा. और सबसे बड़ी बात कि अगर उस पर किसी बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया तो उस माइक्रोब को किल करने की पावर कैसे मिलेगी? ये मिलेगी इसी कोलेस्ट्रम से. इसीलिए शायद बहुत सारी मूवीज में भी आपने डायलॉग सुना है कि माँ का दूध पिया है तो सामने आओ, है ना. तो अगर माँ का दूध पिया है, कोलेस्ट्रम आपने पिया है, सो यू विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ माइक्रोब अपने बचपन में भी, है ना. ये चीज़ आपको समझ में आई? ओके. अब देखिए तो यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बच्चों को ये ठीक तरह से ब्रेस्ट फीड कराना ये भी वहाँ पे सिखाया जाता है. उसके बाद में यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी, मेल और फीमेल, लड़का हो या लड़की, सभी को समानता के साथ में एक नज़र से देखते हुए भारत सरकार ने ये एक्शन यहाँ पर लिया. इसी के साथ में बहुत सारे दूसरे इश्यूज जो हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. तो इस अवेयरनेस के पीछे दूसरा जो कारण था कि जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, राइट, जो पॉपुलेशन यहाँ पे बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही थी, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी बहुत बड़ा इशू था. और इसी को कंट्रोल करने के लिए देखिए हुआ क्या है कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी था, अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि क्या होता था कि एक फैमिली से करीबन 5 से 6 बच्चे बर्थ ले रहे थे. ये तो बहुत मिनिमम मैंने आपको बोला, है ना. अब अगर इतने सारे बच्चे होते हैं, मान लीजिए कुछ फैमिलीज में 10 बच्चे भी थे, है ना,
10 बच्चों को उनको एजुकेशन देना है, उनको सही तरह का फूड देना है, उनको हेल्थ और हाइजीन की सारी चीज़ें समझाना है, तो ये सारी चीज़ उन कपल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था, है ना। इसीलिए लोगों को ये अवेयर किया कि बच्चे जो है वो हम दो हमारे दो वाले कंसेप्ट जो है वो लेकर आए, है ना। हम दो हमारे दो वाला कंसेप्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुरू किया। और यहाँ पे सोशल एविल्स जो कि हम बोल सकते हैं कि कुछ क्रिमिनल्स जो हैं यहाँ पे जो सेक्सुअल अब्यूज़ में और किसी भी तरह के सेक्सुअल क्राइम में जो इन्वॉल्व जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे लॉज और उनसे बचने के तरीके यहाँ पे सेक्स एजुकेशन में बच्चों को समझाए गए। नंबर्स ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, जितनी भी डिलीवरीज यहाँ पे हो रही थी उनकी केयर के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल यहाँ पर मेंटेन्ड हो, इसका उन्होंने ध्यान रखा। उसी के साथ में कि बच्चे का जब बर्थ हुआ है तो उसकी भी तो ध्यान रखना है, बिकॉज दे नो दे शोन दिस थिंग, दे टोल्ड दिस थिंग कि हाउ टू टेक केयर ऑफ अ मदर विच इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी। वैसे ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बच्चे के बर्थ के बाद में यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द मदर ऑल्सो, है ना। वहाँ पे मदर की हेल्थ मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी बातें क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो भी नरिशमेंट मदर को दिया जाए वो बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरा हो, उसमें सभी तरह के न्यूट्रिशन है, क्योंकि उसी मदर से बेबी को क्या जाने वाला है, उसी से मिल्क जाने वाला है। और अगर मदर मिल्क जो है वो बिल्कुल अच्छा होगा, बच्चों हेल्दी होगा, तो बेबी की हेल्थ में उसी से सुधार आएगा। अब लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल और फिर इन्फेंट मैटरनिटी, अगर सारी फैसिलिटीज़ जो है वो सही समय पे डिलीवरी होगी, सही तरीके से डिलीवरी होगी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बेबी को बर्थ देते समय जो डेथ जो हो जाती थी उसमें डिक्रीज यहाँ पे हमको देखने को मिला। बच्चे जो है ना, जो बेबीज की जो डेथ यहाँ पे हो जाती थी वो क्या हुई, डिक्रीज हो गई। वो क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हुई है, वो इसी अवेयरनेस के कारण हुई है ना। उसके बाद में देखिए, इसके बाद में बड़ा क्या, इसमें स्मॉल फैमिलीज का नंबर जो है वो बढ़ा। मैंने बताया कि जो हमारे दो वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हुआ, और दो से फिर दो बेबी जो है वो अगर डेवलप होते हैं, सो दीज पेरेंट्स विल बी एबल टू गिव बर्थ टू द बेबीज एंड द बेबीज विल बी हेल्दी ऑल्सो। बेबीज जो है वो पूरी तरह से हेल्दी होंगे, बेबीज जो है वो पूरी तरह से क्या होंगे, वो पूरी तरह से हेल्दी होंगे। The babies will be healthy also, and the most important thing कि ये जो बेबी तो हेल्दी है, साथ ही साथ हेल्थ ऑफ बेबी पे उस पर काफी असर पड़ा, है ना। और एजुकेशन पे असर पड़ा कि वो पेरेंट्स, उनको सोचना नहीं पड़ेगा, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो सोचना पड़ सकता है कि कैसे इनको एजुकेशन देंगे, देन देयर विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन अभी क्या होगा, अभी ऐसी कंडीशन में ये रहेगा कि एजुकेशन उन दोनों बच्चों को मिल पाएगा, है ना। उनकी हेल्थ को वहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा, उनके और भी जितने भी हॉबीज़ वगैरह जो है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आगे चीज़ों को चलाया। और दूसरा कि बेटर डिटेक्शन एंड द क्योर ऑफ एसटीडी, क्योंकि अब लोग जो है वो अवेयर होने लगे हैं, दे नो अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। लोग जो हैं नाउ दे नो अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जानकारी अब उनको होने लगी है ना। दे विल बी एबल टू मेंटेन द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये सारी चीजें इसी अवेयरनेस के कारण जो है
वो हमको देखने को मिली कि लोग अब समझने लगे थे कि हाँ हाइजीन मेंटेन करने से क्या यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में देखिए बच्चों, इसमें आगे चलते हैं और इसको समझें कि ये सारी जब सारी चीज़ें ठीक होने लगी तो और क्या हो यहाँ पे हुआ। इसके बाद में हुआ ये है कि हॉबीज़ वाली बात हमने यहाँ पे देख ली थी, ठीक है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अब लोगों को बढ़ने लगी और जितने भी सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे थे अब वो भी यहाँ पे ख़त्म होने लगे हैं। सेक्स रिलेटेड इशू जो है जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जब लोगों को हो जाती थी, अब वो डिसीजेस यहाँ पे नहीं होने लगी। लोगों को समझ आने लगा है क्योंकि दे आर एबल टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, है ना, वो हाइजीन और प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन कर रहे थे। और अगर कभी होता भी है तो कभी किसी तरह का इशू होता भी है तो वो सोसाइटी को ना बताते हुए, क्योंकि सोसाइटी को दे विल नॉट बी एबल टू शेयर द थिंग्स, वो बताते ही नहीं है कि उनको इशू क्या है ना। नाउ दे स्टार्टेड शेयरिंग। अब उन्होंने लोगों को अपने डॉक्टर्स को यहाँ पे बताना शुरू किया क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल थे, सारी हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल थी, इसीलिए लोगों ने शेयर करना शुरू करी और उनके भी सभी के बेबीज जो है वो यहाँ पे, जिन लोगों को भी इश्यूज थे वो भी बर्थ देने लगे। अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण और भी जो बाकी के जो हेल्थ प्रोग्राम्स जो थे, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जिसमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो ठीक हो, वो सारी चीज़ें आसान हो गई। गवर्नमेंट को और भी जो बाकी की सारी स्कीम्स, बाकी के जो सारे प्लान्स जो लाना थे वो भी अब इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके कारण ये हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होने लगा। अगर लोगों की हेल्थ अच्छी है तो कितनी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ठीक होती जा रही है। सारी चीज़ें डिपेंड हो रही हेल्थ के ऊपर। और अगर हेल्थ की बात हम कर रहे हैं किसकी, उन लोगों की जो किसी राष्ट्र में रहता है, किसी देश में रहता है ना। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा और आप ये समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़रूरी था इस हेल्थ के बारे में, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करने के। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप होने लगी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ यहाँ पे अवेलेबल होने लगे और जो मटेरियल जो भी सपोर्ट के लिए ज़रूरी था, अब सारी चीज़ें अवेलेबल थी तरक्की करने के लिए, सारी चीज़ें समझने के लिए, है ना। वैसे ही केयर टू द पीपल इन द रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक द प्रेगनेंसी, बहुत सारे लोगों को इनफर्टिलिटी की यहाँ पे समस्या होती है। क्या इशू होता है, इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी का इशू क्यों होता है, वो इसीलिए क्योंकि या उनको किसी तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो, सेक्सुअल डिसीज अगर उनको हो, दूसरा डिलीवरी में भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमको देखने को मिल सकते हैं, है ना। अब बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज जो है, या कई बार ऐसा होता है कि वो अबॉर्शन यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। तो अबॉर्शन क्यों हुआ, अबॉर्शन के पीछे कारण ये होगा, क्या हेल्थ, किसकी हेल्थ, हेल्थ ऑफ मदर। अगर मदर की एज सही नहीं होती तो अबॉर्शन होता ही है ना। अब अगर अबॉर्शन जैसी कंडीशन ये तब भी हो सकता है बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स ओवर देयर। अगर वहाँ पर कोइटेशन अगर पूरी तरह से सेफ नहीं होगा तो वहाँ पर उस कंडीशन को, इस अबॉर्शन जैसी चीज़ों से बचने के लिए कॉन्ट्रसेप्शन यहाँ पर लेकर आया। कॉन्ट्रसेप्शन से क्या हुआ, कॉन्ट्रसेप्शन से फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस वहाँ पे हो रही है बच्चों, फर्टिलाइजेशन जो हो जाता है उसको यहाँ पर रोका जा सके। फर्टिलाइजेशन को क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन को इन्होंने स्टॉप कर दिया। फर्टिलाइजेशन स्टॉप हुआ है, लोगों को, महिलाओं को ये समझ में आया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ठीक तरह से चलना क्यों ज़रूरी है ना। क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि आपने अपनी बायो की किताब में पढ़ा है कि ऑन द 14th डे एग का प्रोडक्शन होता है, या फिर वही आपका ओव्यूलेशन जो है, ओव्यूलेशन डे भी वो कहलाता है ना। ओव्यूलेशन डे वो कहलाया। तो 14th डे पे जब ओवा का प्रोडक्शन हुआ है,
जब 14th डे पे ओवा का प्रोडक्शन हो गया, ओव्यूलेशन वहाँ पे हो गया, तो ओव्यूलेशन जो हुआ तो मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस अब ज़्यादा है ना, प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ इस समय पे ज़्यादा होंगे। मतलब अगर किसी महिला में अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई इशू है, तो उनको ये भी समझ में आने लगा दैट व्हाट दे नीड टू डू इन दैट कंडीशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पर प्रॉब्लम लोगों के साथ में थी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम उनको पता नहीं था कि क्या किया जाए, सेक्सुअल इश्यूज वहाँ पे थे, एसटीडीज के बारे में दे डोंट नो, इनफर्टिलिटी वहाँ पे थी। तो इन सारी समस्याओं का हल कैसे मिलने लगा, जब लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझ आने लगा। तो अम्यूनोसेंटेसिस देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि अब फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, अब इसमें ये हुआ कि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ये देखिए एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना, एमनियोटिक मेम्ब्रेन मतलब कि जो बेबी जो है उस बेबी के आसपास एक लेयर होती है, उस लेयर के अंदर बेबी जो है वो पूरी तरह से सेफ होता है। यही इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर भरा हुआ होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो उस फ्लूइड के कांटेक्ट में आके बेबी की सारी इंफॉर्मेशन भी इस फ्लूइड में फ्लोट होने लगती है। जैसे आप जब भी कभी जाते हैं और ब्लड का चेकअप कराते हैं, तो ब्लड में से वो लोग प्लाज्मा को अलग करते हैं और उसी से सारे टेस्ट यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो ब्लड से प्लाज्मा लिया, प्लाज्मा से टेस्ट लगाया और दे विल बी एबल टू फाइंड कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है। द डॉक्टर विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन वैसे ही यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड जो है, जो उस बेबी के उस एम्ब्रियो के आसपास वहाँ पे होगा, उस फ्लूइड के टेस्ट वहाँ पे उसका डिटर्मिनेशन यहाँ पे पता लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, उससे टेस्ट से ये पता लगा क्या, सबसे पहला कि जो बाय बर्थ अगर किसी तरह की उसके में कोई डिसीज़ है, सो दे विल बी एबल टू फाइंड इट आउट, उसको वहीं पे ठीक किया जा सके। अगर बेबी बर्थ लेने वाला है और उससे पहले ही यहाँ पे उसकी डिसीज़ के बारे में पता चल जाए कि वो ठीक तरह से डेवलप हो पा रहा है या नहीं, तो उसको वहाँ पे डेवलप होने दिया जाए, नहीं तो यहाँ पे उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, बर्थ ठीक तरह से हो, उसमें किसी तरह का कोई भी सेक्सुअल या फिर और भी किसी तरह का कोई टिश्यू या फिर और भी किसी तरह की कोई डिसीज तो नहीं है, इसके बारे में एमनियोटिक फ्लूइड की मदद यहाँ पे ली जाने लगी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी मिलती है तो उसका मिसयूज़ भी होता है, और इसका मिसयूज़ भी हुआ। मिसयूज़ क्या हुआ? मिसयूज़ हुआ कि इन्होंने ये पता करना शुरू किया कि वो बॉय है या गर्ल। जब इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आने लगा तो इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, फिर इसको गवर्नमेंट ने रोक दिया, क्योंकि इससे लिंग परीक्षण, आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, है ना। फीमेल बेबी अगर वहाँ पे या फिर कोई भी अगर लड़की का वहाँ पे जन्म होने वाला होता था तो वो उसको अबॉर्ट वहाँ पे कर देते थे। फिर इसको पूरी तरह से बैंड कर दिया गया, अमीनोसेंटेसिस पूरी तरह से बैंड हो गया। क्यों? क्योंकि उसका मिसयूज़ यहाँ पे हो रहा था।